तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, है ना? काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी मतलब क्या होता है ना, संविधान जब भी हम अभी पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, अलग अलग तरह का मेजॉरिटी चाहिए होता है कि कोई भी कानून पास करना है ना, किसी भी तरह का अध्यादेश लाना है, अध्यादेश तो नहीं सॉरी, किसी भी तरह का कानून पास करना है, चाहे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट ही क्यों ना करना हो, कुछ भी हो तो अलग अलग तरह का पहले वोटिंग कराया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, और उसके वोटिंग के अनुसार ही उस पर डिसीजन होता है, वो एक्ट या वो जो मोशन है वो पास होगा कि नहीं होगा। मोशन बोलने का मतलब कोई भी एक्टिविटी जिसको पेश किया गया है पार्लियामेंट के अंदर। तो हमारे संविधान जो है ना, वो हमारे संविधान में संशोधन के लिए ना बहुत दो तीन तरह का मेजोरिटी होता है। मतलब हमारे संविधान में कुछ कुछ ऐसा चीज है, कुछ कुछ ऐसा एक्ट है, सब्जेक्ट है जिसको संशोधन करना, जिसमें अमेंडमेंट्स लाना बहुत आसान है, बहुत आसानी से उसमें सुधार किया जा सकता है, उसमें बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है हमारे संविधान में जिसमें बदलाव लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मतलब बहुत ही ज्यादा लेंदी प्रोसेस है वो। क्योंकि हमारा संविधान को इस तरह से बनाया गया है कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल है हमारा संविधान ना। उसमें कुछ 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 ऐसा पोर्शन है, कुछ कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसपे अमेंडमेंट करना बहुत ही आसान है, यानी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। केवल 50% से ज्यादा लोग, जो पार्लियामेंट है वो 50% से ज्यादा से पास कर दे तो वह पास हो जाएगा। तो वही हम देखेंगे कि कितने तरह का मेजोरिटी होता है, कितने तरीके से का हमारे संविधान में मेंशन किया गया है कि इतने अलग अलग तरह का मेजोरिटी होता है, जो हम लोग हर जगह पढ़ेंगे। ये वाला जो है इसमें इस तरह का मेजोरिटी चाहिए, इस अगर इस सब्जेक्ट पे कोई किसी भी तरह का अमेंडमेंट लाना है तो उसमें किस तरह का मेजोरिटी चाहिए, किस तरह से उसको वोट कराना है और कितना वोट चाहिए, तब जाके वो मोशन या वो कानून जाके पास होगा, है ना? यही हम पढ़ेंगे सबसे पहले काइंड्स ऑफ मेजोरिटी में। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मेजोरिटी में, एक को बोला जाता है सिंपल मेजोरिटी। बहुत आसान है ये, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब जब हमारा जो वोट करने वाले पार्लियामेंट में जो वोट हो रहा है, उस वोटिंग में कम से कम क्या हो, 50% मेंबर प्रेजेंट हो, है ना, और वोट कर रहे हो। समझ में आ रहा बात? कितने मेंबर प्रेजेंट हो? 50% मेंबर प्रेजेंट हो और वोट कर रहे हो, ठीक है। ये क्या हुआ? तो सिंपल मेजोरिटी, हाँ, सिंपल मेजोरिटी में देखो क्या होता है, जब क्या हो, जितने भी मेंबर्स है, जितने भी मेंबर्स है, अब उस टाइम पे जितने भी मेंबर्स है पार्लियामेंट के उस सदन में, जैसे अगर हम लोकसभा का बात कर रहे हैं तो लोकसभा में जितने भी मेंबर्स है एट प्रेजेंट, है ना, मतलब जितने सदस्य है उनमें से 50% प्रेजेंट हो और वहां पे वोटिंग हो रहा हो। समझ में आ रहा है बात? यानी कितने परसेंट प्रेजेंट हो? मोर देन 50% प्रेजेंट हो। सिंपल मेजोरिटी कब होता है? जितना भी मेंबर्स है लोकसभा में या राज्यसभा में, उनमें से 50% प्रेजेंट हो लोकसभा के अंदर, और जब वो वोट कर रहे हो एंड वोटिंग, तो इसको बोला जाता है सिंपल मेजोरिटी। इसको बोला जाता है सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा, जैसे मान लो, हम जानते हैं हमारी लोकसभा में कितना सीट है, 545 लोकसभा में हमारा सीट है अभी। लेकिन मान लो 5 या 10 लोकसभा के सांसद अभी किसी कारण से खाली जगह है, मतलब वहाँ के एमपी या तो उनका देहांत हो गया है या उनका रद्द हो गया है, और अभी के टाइम में मात्र 530 सदस्य ही है लोकसभा में, और बाकी इलेक्शन होने वाला है ना, जिसको हम लोग बाई इलेक्शन बोलते हैं। तो 530 में अभी प्रेजेंट में कितने हैं लोग लोकसभा में? 530 प्रेजेंट है, मतलब 530 मेंबर है। 530 में से कम 50% मौजूद होना चाहिए, है ना, 50% मौजूद होना चाहिए, यानी 265 अगर लोकसभा के अंदर मौजूद है और फिर उनमें वोटिंग करा किया गया, 265 का आधा भी अगर उनके पक्ष में वोट दे दिया, यानी 265 के जितने लोग भी प्रेजेंट है सदन में, जितना भी प्रेजेंट है, उनमें से 50% से ज्यादा वोट पड़ गया किसी भी चीज पे, तो वो हो गया सिंपल मेजोरिटी से वो पास हो गया। समझ में आया बात? सिंपल मेजोरिटी मीन्स होता है कि जितने भी सदस्य है एट प्रेजेंट, है ना, उनमें से 50% कम से कम मौजूद हो और वो वोट दे रहे हो।
ठीक है ना बात। तो इसी को बोला जाता है सिंपल मेजोरिटी। समझ में आया कि नहीं आया? और जहां पे भी संविधान में बोला जाएगा कि जहां पे भी बोला जाएगा कि वोटिंग करा जाएगा और मेजोरिटी मिलेगा तो वो काम पास हो जाएगा, यानी हम कहीं पे नहीं बोल रहे सिंपल मेजोरिटी, सिर्फ मेजोरिटी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपल मेजोरिटी ही होता है। ठीक है ना बात। संविधान में जब कभी भी हम लोग बात करें कि संविधान पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी चेक करना है कि नहीं है, तो अगर कुछ नहीं बोले सिर्फ मेजोरिटी बोल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सिंपल मेजोरिटी ही मेरा मतलब होता है। ठीक है बात। दूसरा आता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मेजोरिटी एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है, फिर से वही है, मोर देन 50% तो होगा, लेकिन किसका इस बार चेंज हो जाएगा। मोर देन 50% ऑफ, यहाँ पे मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स, सिर्फ ऑफ द मेंबर्स है यहाँ पे, है ना, सदस्यों का 50%, जबकि यहाँ पे होता है मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स। मतलब क्या कि जैसे हमारे लोकसभा में 545 सीट है, तो उसमें कितना भी वैकेंट क्यों ना हो, चाहे वो 15 15 लोकसभा के सांसद, 15 एमपी नहीं हो प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट नहीं होने का मतलब वो या तो उनका देहांत हो गया हो या उनके जगह पे रद्द हो गया हो, यानी 15 वैकेंट सीट है, वहां पे कोई अभी एमपी है ही नहीं 15 जगह पे, 15 जगह से, फिर भी हम 50% किसका निकालेंगे, 545 का ही निकालेंगे। समझ में आ रहा है बात। हम यहाँ पे टोटल मेंबर्स लेंगे, ये नहीं देखेंगे कि कितना वैकेंट सीट है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो वैकेंट सीट होता है उसको माइनस कर देते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात। और उसका 50% देखते हैं, जबकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या देखते हैं, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स, है ना, या और द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यहाँ पे उनका फेवर होना चाहिए। जैसे हमको कोई बिल पास करवाना है, हम सरकार है और हमको कोई बिल पास करवाना है, और जो बिल हम पास करवाना चाहते हैं संविधान में उसके बारे में लिखा है वो पार्लियामेंट में एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तभी वो कानून बनेगा। इसका मतलब ये है कि हम देखेंगे कि लोकसभा में 545 होता है, तो हमको इसका 50% से ज्यादा वोट चाहिए इसको पास करवाने के लिए। वो एक्ट को पास करवाना है तो हमको इसको इसके पक्ष में कितना वोट चाहिए, हमको 545 का 50% से ज्यादा चाहिए। समझ में आया बात। तो 545 का 50% कितना हो जाएगा, 250 और 25 लगभग 24 23, तो 250 और 23 हो गया 273, यानी हमको कोई पास करवाना है तो हमको 273 सीट चाहिए। अगर 273 लोग उसके, अभी इस पे डिपेंड नहीं करता है कि कितने लोग प्रेजेंट है सदन के अंदर, कितने लोग नहीं है, या कितना वैकेंट सीट है, हमको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कहीं पे संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि ये वाला सब्जेक्ट पे आप कोई एक्ट लेके आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी लाना पड़ेगा, यानी जब भी इलेक्शन हो, जब भी हम वोटिंग करवाएंगे लोकसभा के अंदर, है ना, जब भी हम वोटिंग करवाएंगे लोकसभा के अंदर, तो हमको क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमको उसके पक्ष में 273 वोट पड़ना चाहिए। समझ में आया बात। उसके पक्ष में अगर 273 वोट पड़ गया तो वो पास होगा, वरना नहीं होगा। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था। ठीक है बात। यहाँ पे ऐसा नहीं था, बोल रहा था जितने भी मेंबर प्रेजेंट है उनमें से 50% लोग को इसको वोट देना पड़ेगा। ठीक है बात। एब्सोल्यूट मेजोरिटी समझ में आया और सिंपल मेजोरिटी समझ में आया। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है इसके अंदर में, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है सदन के अंदर, उनमें से 50% को वोट देना पड़ेगा उस एक्ट के पक्ष में, तब ये पास होगा सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे क्या है, डिपेंड, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मेंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, बस हमको इतना चाहिए, किसी को पास करना है किसी एक्ट को, जहाँ पे लिखा गया है एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, तो हमको अगर 274 मेंबर ही प्रेजेंट है सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर,
तो भी हमको 273 लोग सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाके पास होगा। समझ में आ गया? तो तीसरा है हमारा इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी समझने से पहले हमको एक बात समझेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है, मतलब मान लो किसी भी हाउस में जितने भी मेंबर्स का सीट हो सकता है, जैसे लोकसभा के अंदर 545 हो सकते हैं, ठीक है। तो 545 में जितने भी वैकेंसीज है वो घटा दो। वैकेंसीज का मतलब हम बता चुके हैं, जितना भी सीट वैकेंट है, वहाँ के एमपी चाहे उनका देहांत हो गया हो या किसी भी तरह का खाली हो और वहाँ पे बाय इलेक्शन होना बाकी है अभी, तो उतना माइनस कर देना है, ठीक है ना बात। यानी स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज, स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज, तो जो बचेगा वो ही कहलाता है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। समझ में आया बात? यानी ये थोड़ा सा आसान हो गया इससे, जो वैकेंसीज है उसको माइनस कर दो। यहाँ पे क्या था, वैकेंसीज जितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको इतना चाहिए ही चाहिए, ये था एब्सोल्यूट मेजोरिटी। यहाँ पे क्या थोड़ा सा रियायत है, जो वैकेंसीज है, जो सीट नहीं है, जहाँ पे अभी एमपी नहीं है जहाँ से, वो उतना वाला सीट माइनस कर दो, ठीक है बात। और फिर जितना बचेगा इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% हमको फेवर में चाहिए। 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, ठीक है ना बात। तो इसका जितना भी सीट बचा उसका जो इफेक्टिव 50% हमको फेवर में चाहिए कानून पास कराने के लिए। यानी 50% हमको चाहिए इफेक्टिव स्ट्रेंथ का। अगर कोई भी बिल हमको पास कराना है और संविधान में लिखा हुआ है उसके बारे में कि इसको पास करने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, तो मतलब क्या है कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% जो है वो उस बिल के फेवर में वोट पड़ना चाहिए सदन के अंदर, तब जाके उस सदन में वो बिल पास होगा। इस तरह के मेजोरिटी को बोला जाता है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। समझ में आया बात? अच्छा, इस बिल को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है हमारे संविधान में? इफेक्टिव मेजोरिटी के बारे में कहाँ पे बोला गया है, कब चाहिए? तो जब हमको राज्यसभा के अंदर इसका जो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के अंदर, है ना, उस चेयरपर्सन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा के अंदर अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहता है उनके पोस्ट से, है ना, तो राज्यसभा को इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ ये वाला पास करना पड़ेगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उनको हटाना है। ये बिल अगर उन्होंने इफेक्टिव स्ट्रेंथ के साथ, इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ राज्यसभा के अंदर पास कर दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट को फिर उसका ये लोकसभा में जाएगा, वो बिल अभी हटेंगे नहीं वाइस प्रेसिडेंट, फिर वो लोकसभा में जाएगा। तो इस तरह से वो, यानी राज्यसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो बिल चाहिए उसमें इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। उसी तरह से अगर हमको लोकसभा के अंदर हटाना है, लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होते हैं, तो लोकसभा के अंदर स्पीकर को हटाना है तो उसके अंदर में भी लोकसभा में के अंदर में भी स्पीकर को रिमूवल ऑफ स्पीकर, स्पीकर को रिमूव करने के लिए भी इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। समझ में आया बात? इस जगह पे इफेक्टिव मेजोरिटी का जरूरत पड़ता है। कोई दिक्कत? तो देखो नेक्स्ट टाइप का है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, इसमें हम लोग देखेंगे ये स्पेशल मेजोरिटी भी 3 तरह का हो सकता है। स्पेशल मेजोरिटी में भी 3 तरह का होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे, इसमें एक सिंपल वाला है। सिंपल क्या है, सिर्फ हमको क्या चाहिए, किसी बिल को पास करना है। सिंपल मेजोरिटी में देखो 3 तरह का होता है, सिंपल मेजोरिटी भी 3 तरीके का हो सकता है। पहला क्या है, बहुत सिंपल है। सबसे सिंपल जो स्पेशल मेजोरिटी है वो ये है कि जितने भी स्ट्रेंथ है हाउस का जो भी स्ट्रेंथ है उसका 2/3 मेंबर उस हाउस के स्ट्रेंथ को किसी बिल के फेवर में वोट देना पड़ेगा, है ना, तब जाके वो बिल पास होगा और वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। यानी हमारे संविधान में लिखा गया, मान लो किसी बिल के बारे में कि इस तरह का जो कानून होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना है, यानी उस बिल को पास करने के लिए
उस सदन का जो है 2/3 मेंबर्स को, 2/3 मेंबर्स को प्रेजेंट होना पड़ेगा और उसके फेवर में वोट देना पड़ेगा। 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है बात? ये हो गया स्पेशल मेजोरिटी में पहला टाइप है। अब दूसरा टाइप में क्या होता है, एक और तरह का होता है स्पेशल मेजोरिटी। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। ठीक है ना? तो हम लोग देखेंगे, इसी को बोला जाता है संवैधानिक संशोधन। संविधान में जब संशोधन किया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, इस तरह का मेजोरिटी चाहिए। यानी हम इसको बोल सकते हैं अंडर आर्टिकल 3। ये थोड़ा सा सबसे टफ यही होता है। अगर हमारे संविधान में देखा जाए, सबसे टफ, सबसे हार्ड, सबसे लेंदी जो मेजोरिटी है वो यही है अंडर आर्टिकल 368। तो इसके अंदर में दो कंडीशन है। क्या है दो कंडीशन? पहला तो ये है, यही 2/3 मेंबर्स को प्रेजेंट होना पड़ेगा, है ना, और वोट देना पड़ेगा। ये तो सेम है, पहला यही है, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऐसा होना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी होना चाहिए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कंडीशन चाहिए, हम ये एक लिखते, ये दो लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है उसमें से 2/3 को तो उनके सपोर्ट में बिल पास करना पड़ेगा। ठीक है ना? जितने भी मेंबर्स, 2/3 प्रेजेंट मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसका मतलब ये हो रहा है कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है उनमें से 2/3 को सपोर्ट करना पड़ेगा इस बिल को, तब जाके ये पास होगा। लेकिन ये जो 2/3 मेंबर्स होंगे वो कम से कम एब्सोल्यूट मेजोरिटी जरूर पार करना पड़ेगा, यानी कम से कम 273 जरूर होना पड़ेगा। हम अभी पढ़ाए थे एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितना होता है, 273। तो समझ लो बात, इसका मतलब क्या हुआ। मान लो उस दिन सदन के अंदर में मात्र 200 लोग ही आए, 545 का स्ट्रेंथ है, लेकिन उस दिन सदन के अंदर में मात्र 300 लोग ही आए हैं, मान लेते हैं। तो 300 का 2/3 कितना हो जाएगा, 200। 200 लोग प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, तो और 200 का 200 सपोर्ट कर दिए बिल को, लेकिन फिर भी ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मार्क नहीं पहुंचा। 273 वोट चाहिए इसके लिए पास होने के लिए। समझ में आया बात? यानी आर्टिकल 368 के अंदर थोड़ा टफ है। एक तो 2/3 मेंबर, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है अभी एट प्रेजेंट, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है उनमें से 2/3 का वोट पड़ना चाहिए, या और क्या, 2/3 तो होना ही चाहिए, लेकिन कम से कम 273 जरूर होना चाहिए। दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा है वो वैल्यू पार करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बात, वो वैल्यू पार करना पड़ेगा। पूरे के पूरे मेंबर्स में 2/3 जितने भी प्रेजेंट है उनमें 2/3 जो है वो वोट सपोर्ट में पड़ना पड़ेगा, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अगर मान लो जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उसका 2/3 आता है 275, तो हमको 273 तब नहीं चाहिए, तब 275 चाहिए उस बिल को पास करने के लिए। समझ में आया बात? यानी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये होता है अंडर आर्टिकल 368। लेकिन अब आर्टिकल 368 के अंदर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा भी होता है जहाँ पे ये इन दोनों के अलावा एक और चीज चाहिए होता है। ये हर जगह नहीं चाहिए होता है। आर्टिकल 368 के अंदर में भी बहुत सारा सब्जेक्ट है कि आर्टिकल 368 के जो स्पेशल मेजोरिटी है वो ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन आर्टिकल 368 के अंदर में भी कुछ कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसपे अगर तुमको संशोधन करना है, जिसपे अगर कानून लाना है, तो तुमको एक एक्स्ट्रा चाहिए। वो है कि कम से कम 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, जितने भी राज्यों के विधान परिषद है ना, 50%, यानी जो बिहार, हर एक स्टेट का जो विधान परिषद है ना, असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट्स का, उनमें से 50% स्टेट लेजिस्लेटिव को वो कानून पास करना पड़ेगा। समझ में आया बात? 50% of the state legislator has to pass that bill.
उस बिल को पास करना पड़ेगा। अब ऐसा तुम हाल फिलहाल में कहाँ पे देखी थी, कहाँ पे देखे थे ऐसा? जब हमारे देश में जीएसटी बिल लेके आया गया था, है ना? जब हमारे देश में जीएसटी वाला कानून लेके आया गया था, तो वहां पे ये चीज तो चाहिए ही था, फिर कम से कम 50% स्टेट को ये बिल पास करना था। समझ में आया बात? तो जाके जीएसटी लागू हुआ था हमारे देश में। तो जीएसटी लागू करने के लिए हमारे पास आर्टिकल 368 के अंदर 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ये भी चाहिए था, एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी चाहिए था, और 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर हैज टू पास दैट बिल। 50% जो स्टेट लेजिस्लेटर यानी जितने भी स्टेट्स है हमारे देश में, उनमें से आधे, कम से कम आधा स्टेट्स को वो बिल पास करना पड़ेगा। जब तक कम से कम आधा स्टेट वो बिल पास नहीं करेगा, वो कानून नहीं बन सकता। समझ में आया बात? कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा है, जैसे आर्टिकल 370 को हटाना था, तो वहां पे ये वाला कंडीशन नहीं चाहिए था। आर्टिकल 370 हटाना था, तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन नहीं चाहिए था। समझ में आया बात? तो ये कुछ कुछ सब्जेक्ट में चाहिए, वहां पे बस सिंपल ये दोनों। ठीक है, तो ये कुछ कुछ सब्जेक्ट्स है, आर्टिकल 368 के अंदर में भी कुछ कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स है जहाँ पे ये भी चाहिए। ठीक है बात? इसके बाद एक और आता है, लास्ट है, जो जो चाहिए हमको, प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है ना, यानी इम्पीचमेंट करना है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट करना है, तब इस तरह का मेजोरिटी चाहिए। उसको हम पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट पेज में। तीसरा तरह का जो स्पेशल मेजोरिटी है, वो आर्टिकल 361 के अंदर मेंशन है, जिसको जरूरत पड़ता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जब इम्पीचमेंट होता है, तो इस तरह का मेजोरिटी चाहिए। वहां पे क्या चाहिए मेजोरिटी? 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब जो स्ट्रेंथ है उस हाउस का, उसका 2/3 चाहिए। ये नहीं कि कितने, जितने लोग प्रेजेंट है उसका 2/3 नहीं चाहिए। 545 है स्ट्रेंथ हाउस का, तो 545 का 2/3 चाहिए फेवर में। जब तक 545 का 2/3 में नहीं फेवर करते हैं, तब तक प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हो सकता। समझ में आया बात? तो ये थोड़ा अलग तरह का है स्पेशल मेजोरिटी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हमारा स्पेशल, हमारे संविधान में संशोधन के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का मेजोरिटी चाहिए। कहीं पे बहुत आसान है मेजोरिटी, कहीं पे बहुत टफ है, कहीं पे बहुत ही ज्यादा टफ है ना? 50% स्टेट लेजिस्लेटर को भी वो बिल पास करना है। तो इस तरह से हमारा संविधान क्या है, फ्लेक्सिबल है। कुछ पार्ट को बहुत आसानी से संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट लाया जा सकता है। कुछ पार्ट में अमेंडमेंट लाना बहुत ही ज्यादा टफ है ना? तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान का जो पार्ट्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो तुमसे पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि पार्ट 1 में क्या बात, किस बात को बताया गया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बोला गया है, जिसके अंदर में आर्टिकल 1 से 4 तक का बात किया गया है। तो आर्टिकल 1 में क्या है, अब हम पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 से शुरुआत हुआ है यहाँ से। तो आर्टिकल 1 में हमने क्या बताया है? आर्टिकल 1 में बताया है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया, जिसको कि हम भारत भी बोलते कहते हैं, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो क्या है? बहुत सारे स्टेट्स का यूनियन है ना? बहुत सारे स्टेट्स मिलके बने हैं भारत। ठीक है, यह इंडिया। और इंडिया हमारा ऑफिशियल नेम है, भारत भी हमारा नाम है, लेकिन हम लोग हर जगह जहाँ पे भी बाहर में, हमारा विदेश में, हमारा जो भी कहीं पे भी हमारा जो ऑफिशियल नेम होता है, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे इंटरनेशनल पैक्ट्स हो, तो हम अपना नाम वहाँ पे इंडिया लिखाते हैं, है ना? इंडिया लिखते हैं, यूएनओ है, इंटरनेशनल पैक्ट्स वगैरह है। अब ऐसे लिखने को लोग इस तरह से बोलते हैं कि इंडिया 31.1% है और भारत 68.9% है। मतलब इंडिया शहरों को दर्शाता है, भारत गाँव को दर्शाता है। ये ऐसा ही है, ऐसा कुछ है नहीं, ऑफिशियल तौर पे नहीं है, लोग कहने को ये बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 2। ये तो आर्टिकल 1 में ये लिखा हुआ है हमारा। आर्टिकल 2 क्या है? तो आर्टिकल 2 में ये सारे किस तरह से हम लोग हमारे स्टेट्स में, हमारे देश में नए स्टेट्स या नए टेरिटरीज को शामिल किया जा सकता है, इसके बारे में लिखा गया है आर्टिकल 2 के अंदर। एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन इंडिया, यानी अभी तक जो हमारे देश का हिस्सा नहीं है, जब संविधान लागू हुआ था तब, है ना,
और हम किसी भी एरिया को, टेरिटरीज को हमारे देश में शामिल कर रहे हैं, तो वो आर्टिकल 2 के तहत होता है। जैसे इसमें हम एग्जांपल देखें, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974। तो इसके तहत क्या किया गया था, सिक्किम को भारत का पहले मतलब असम का एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। मतलब इसके पहले सिक्किम में राजशाही था, वहां पे एक राजा थे, वो शासन करते थे। तो पहले इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया असम का। फिर उसके बाद 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था, है ना। 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया गया था सिक्किम को। तो ये था एग्जाम्पल, मतलब ये किस तरह से बना है, कौन से आर्टिकल के अंदर आया हमारे देश के अंदर, आर्टिकल 2 के तहत आया, ठीक है ना बात। आर्टिकल 3 में किस बात को बताया जाता है, वो आर्टिकल 3 में इस बात को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से समझना बात आर्टिकल 3 को। अब आर्टिकल 3 के अंदर हम ये बात करते हैं कि हम वह तो आर्टिकल 3 के अंदर हम लोग बात करते हैं कि वैसे स्टेट्स जो कि हमारे देश में ऑलरेडी है, वैसे स्टेट्स जो हमारे देश में ऑलरेडी है, उसमें हम किसी भी तरह का बदलाव करना चाहते हैं, तो वो बदलाव किया जा सकता है, पार्लियामेंट के पास इसका पावर है। आर्टिकल 3 में इसी बात को बोला जाता है। जैसे इसमें आर्टिकल 3 में क्या क्या बोला है, पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट्स को बना सकता है, किसी भी दूसरे स्टेट को मॉडिफाई करके, चाहे उसको छोटा करके, है ना, चाहे उसको हाफ करके, किसी भी तरह से एक नए स्टेट्स को बनाया जा सकता है। दूसरा, किसी भी स्टेट्स के एरिया को बढ़ाया जा सकता है, किसी भी स्टेट के एरिया को घटाया जा सकता है, किसी भी स्टेट के बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है, और किसी भी स्टेट का नाम बदला जा सकता है। ये सब किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है। उस राज्य के पास पावर नहीं है, ये सब सारे के सारा पावर किसके पास है, उस हमारे पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के पास यहाँ तक पावर है कि उस स्टेट को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया जाए, उस स्टेट को थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा उस स्टेट को पूरा का पूरा, जैसे एक स्टेट मान लो बिहार है, तो ऐसा हो सकता है बिहार का एक पोर्शन झारखंड में मिला दिया जाए, एक पोर्शन बिहार यूपी में मिला दिया जाए, एक पोर्शन बंगाल में मिला दिया जाए, और बिहार स्टेट पूरी तरह से नाम ही खत्म हो जाए। ऐसा पार्लियामेंट के पास पावर है, ऐसा है ना। पार्लियामेंट बोलने का मेरा मतलब होता है राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। जो कानून पास करने का तरीका है लोकसभा में, तो ये पार्लियामेंट के पास पावर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब इस तरह का ये पार्लियामेंट किस तरह से पास कर सकता है। तो सबसे पहले क्या है, अगर पार्लियामेंट किसी भी तरह का बदलाव लाना चाहता है, यहाँ पे जो भी लिखा बात है, किसी भी तरह का, किसी भी स्टेट में या 2 स्टेट या 3 स्टेट उसमें इन्वॉल्व है, किसी भी तरह का चेंजेस लाना चाहता है, तो सबसे पहले वह बिल क्या करेगा, तो प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको देखेंगे, और प्रेसिडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, उस बिल को पेश करेंगे। प्रेसिडेंट कहाँ पे पेश करेंगे, सबसे पहले प्रेसिडेंट उस बिल को भेजा जाएगा उस स्टेट के पास, उस स्टेट के लेजिस्लेटर में भेजा जाएगा। जैसे मान लो बिहार स्टेट में कुछ बदलाव लाना है, तो जैसे हमारे जो कैबिनेट मंत्री है वो भेजेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसको भेजेंगे किसके पास, उस स्टेट लेजिस्लेटर के पास, और उस स्टेट लेजिस्लेटर के पास यानी उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कुछ समय रहेगा जहाँ पे उसको अपना व्यू देना है, ठीक है बात। जो भी बिल आया है उस पर व्यू देना है, चाहे उस स्टेट का नाम बदल रहा हो, चाहे उस स्टेट को डिवाइड कर किया जा रहा हो छोटे 2 रूप में, चाहे उसका एरिया कम किया जा रहा हो, चाहे बड़ा किया जा रहा हो, कुछ भी किया जा रहा हो, वो उस बिल में जो मेंशन है उसके बारे में स्टेट के पास, उस स्टेट लेजिस्लेटर के पास कुछ टाइम फ्रेम होगा, उस टाइम फ्रेम के अंदर अपना व्यू देना है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट चाहे तो उस व्यू को एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है ना बात। स्टेट ने कुछ भी बोला, उसको चाहे तो प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होंगे, वो चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, उसको उस बिल को भेज देंगे कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर। जब भी हम पार्लियामेंट बोलते हैं इसका मतलब राज्यसभा और लोकसभा होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट को क्या करना होगा, सिंपल मेजोरिटी से, है ना, आर्टिकल 368 नहीं, सिंपल मेजोरिटी हम बता चुके हैं सिंपल मेजोरिटी क्या होता है। तो पार्लियामेंट को सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास करना है। अगर सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास हो गया पार्लियामेंट,
पार्लियामेंट बोलने का मतलब पहले राज्यसभा में या पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, जहाँ पे भी शुरुआत हो पहले, उसके बाद वो बन जाएगा नया स्टेट। इसके बाद प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजा जाता इस बिल को साइन होने के लिए, बाकी सभी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिल को प्रेसिडेंट साहब ने खुद भेजा था पार्लियामेंट के अंदर, तो पास होने के बाद वापस से प्रेसिडेंट के पास भेजना का कोई मतलब नहीं रहता। तो ये जो बिल है बस यहाँ से पार्लियामेंट के द्वारा यानी राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ, बस वो बिल कानून बन जाता है, वो स्टेट अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? इस तरह से यानी हमने क्या समझा कि पार्लियामेंट के पास पावर है देश के अंदर का जो मैप है उसको कभी भी कैसे भी बदल सकता है। ठीक है ना बात? यानी कोई स्टेट कब तक एग्जिस्टेंस में रहेगा इसके गारंटी संविधान कभी नहीं देता है। देश हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगा ये बताता है संविधान। कोई स्टेट एग्जिस्टेंस में रहेगा इसका इसका सेफगार्ड नहीं करता है हमारा संविधान, है ना। स्टेट यानी हमारा जो देश है उसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, लेकिन स्टेट जो है वो डिस्ट्रक्टिबल है, यानी जो स्टेट है उसको तोड़ा जा सकता है लेकिन यूनियन कभी नहीं टूट सकता। समझ में आ रहा है बात? यानी एक देश पूरा का पूरा जो है वो देश ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर जितने भी स्टेट्स है उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, कम, है ना, पूरी तरह से उस स्टेट का नाम भी बदला जा सकता है। तो ये है हमारे संविधान के बारे में, जिसमें यूनियन को बहुत पावरफुल बनाया गया है। ठीक है ना, स्टेट्स के पास बहुत कम पावर है। इसका एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 आया था, है ना। इसी एक्ट आर्टिकल 3 के तहत ही इसके तहत बदलाव हुआ था, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। इसमें इसके द्वारा क्या किया गया था, आंध्र प्रदेश को दो सेपरेट स्टेट्स यानी आंध्र प्रदेश जो पहले से था उसको हम आंध्र प्रदेश रेसिड्यूरी बोल सकते हैं, और एक नया स्टेट इससे बना के अलग किया गया, उसका नाम था तेलंगाना। और ये कानून को कब इनेक्ट किया गया था? 1 मार्च 2014 को, यानी 1 मार्च 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होके एक नया राज्य बना था जिसको हम लोग बोलते हैं तेलंगाना, और ये भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है बात। इसके तहत ही हम देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया था। ठीक है ना, हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये 31 अक्टूबर 2019 को इनेक्ट किया गया, जिसके तहत क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था वो दो यूटीज में बढ़ गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है ना बात। तो ये हमारे राज्यसभा में इसको पास किया गया था 5 अगस्त 2019 को, और लोकसभा में पास किया गया था 6 अगस्त 2019 को। ये तो यहाँ पे हम लिखे कि प्रेसिडेंट एसेंट मिला था 9 अगस्त 2019 को, तो हम तो अभी बोले कि प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं चाहिए इस तरह के कानून में, लेकिन यहाँ पे 370 भी इन्वॉल्व था, आर्टिकल 370 भी इन्वॉल्व था, इस कारण से यहाँ पे प्रेसिडेंट एसेंट लेना था 9 अगस्त 2019 को। ये नॉर्मल स्टेट नहीं था जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे आर्टिकल 370 लागू था, इस कारण से जब वहाँ पे इसको किया गया तो प्रेसिडेंट एसेंट लेना था। यहाँ पे समझ में आ गया बात? तो इस तरह से हमारे स्टेट्स का जो संख्या था वो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स अब 28 हो गया, 29वां बना था तेलंगाना, फिर से एक कम हो गया तो 28 हो गया, और यूटीज का संख्या 9 हो गया। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल्स के तौर पे है कि आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने कौन कौन सा काम किया है, जस्ट रिसेंटली जो हम बताए हैं ये दो रिसेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 में क्या बात किया गया है कि जितने जो भी लॉज हम बनाए हैं, आर्टिकल 2 हो या आर्टिकल 3 हो, आर्टिकल 4 में बस यही बात को बताया गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर कानून बनाने के लिए किस तरह का लेजिस्लेटिव प्रोसेस को फॉलो करना होगा। यानी इसके अंदर बोला गया है कि इस जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को पास करना है तो उसके अंदर हमको 368 अंडर आर्टिकल 368 नहीं चाहिए। क्या लिखे, दीज लॉज शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। यानी यहाँ पे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर हम किसी भी एक्ट को पास कर रहे हैं तो हमको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है ना। लेकिन अगर हम किसी अपने देश के हिस्से को किसी दूसरे देश को दे रहे हैं, समझ में आ रहा बात, आप अपने मेरा वो इंडिया का पार्ट था वो, और उसको हम किसी दूसरे देश को दे रहे हैं, तब हमको ये 368 के अंदर पास करना पड़ेगा, है ना।
क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से अपने स्टेट्स में किसी को आर्टिकल 2 के तहत तुम किसी दूसरे राज्य को भारत में मिला रहे हो, वो अलाउ है। अपने स्टेट के अंदर किसी भी राज्य को तुम किसी भी तरह से डिफॉर्म कर रहे हो या फॉर्मेशन कर रहे हो नए स्टेट्स का, वो भी अलाउ है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। लेकिन तुम अपने देश का कोई पार्ट को किसी दूसरे देश को दे रहे हो, वो अलाउ नहीं किया जा सकता सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। अगर तुमको ऐसा करना है तो आर्टिकल 368 के अंदर तुमको पास करना पड़ेगा वो, है ना। अंडर आर्टिकल 368 हमको स्पेशल मेजोरिटी प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके हम वो जो टेरिटरीज है वो किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। ठीक है ना बात। तो यही है आर्टिकल 4 के अंदर हम यहाँ पे लिखे हैं कि एक केस हुआ था, बेरूबरी वाला केस था। तो ये हम लिखे हुए, इसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग को पढ़ने का है पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी के अंदर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में क्या किया था कि हम लोग जैसे किसी देश के साथ हमारा बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा है ना। अब हमारे बॉर्डर पे किसी देश के साथ डिस्प्यूट चल रहा है और हम लोग को क्या करना है, कुछ टेरिटरीज हमारा उनको मतलब जो हमारा है वो उनको देके हम लोग दूसरा टेरिटरीज वापस ले रहे हैं। तो इस तरह का जब भी हमको जरूरत पड़ेगा, तो हमको जरूरत नहीं है ये अंडर आर्टिकल 368 के तहत हमको अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब होता है जो भी प्राइम मिनिस्टर है ना, जो भी हमारे कैबिनेट मंत्री है, वो अपने लेवल पे उस देश के साथ संधि करके, है ना, इस तरह का डिस्प्यूट को खत्म किया जा सकता है ना। बाउंड्री डिस्प्यूट, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो इंक्लेव्स है, कुछ जो एरिया है ना। बहुत कभी जब 2015 में से पहले क्या था, भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारा रीजन ऐसा था जो था तो इंडिया के अंदर, लेकिन वो पूरा का पूरा वो मतलब जैसे बाउंड्री है भारत के अंदर में है, लेकिन एक गांव है भारत के अंदर जो बांग्लादेश का है। समझ में आ रहा है बात। यानी इसको बोला जाता था इंक्लेव्स। चारों तरफ इंडिया है, बीच में बांग्लादेश है। इसी तरह से इंडिया का कुछ गांव था जो था तो बांग्लादेश के अंदर, लेकिन चारों तरफ से वो क्या था, बांग्लादेश था, बीच में थोड़ा एक छोटा सा गांव है इंडिया। इस तरह का जो एरिया था उसको इंक्लेव्स बोला जाता था। तो बहुत दिक्कत होता था वहां पे शासन करने में। तो इस तरह का जो लेन देन किया गया है ना, ये वाला इंक्लेव तुम ले लो, ये वाला इंक्लेव हमको दे दो। इस तरह से इंडिया और बांग्लादेश में हुआ था 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिसके लिए आर्टिकल 368 का जरूरत नहीं पड़ा था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन हुआ था, यानी भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने आपस में समझौता किया और वो पास कर दिया गया था। तो इसके अंदर 111 इंक्लेव्स बांग्लादेश को दिया गया था, जबकि 51 इंक्लेव्स भारत को मिला था। यानी एडवर्स पोजीशन जो था, और जो डिमार्केशन मतलब होता है जो लाइन पहले क्लियर नहीं था, कहाँ से बांग्लादेश है कहाँ से इंडिया, वहां पे डिमार्केशन किया गया, है ना, अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्टेज को, जो कि 6.1 किलोमीटर लंबा था। ये कब किया गया, 2015 के अंदर किया गया, 100वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना बात। इसको लेकिन करने के लिए आर्टिकल 368 का जरूरत नहीं था। समझ में आ रहा है बात। तो ये हो गया हमारा, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आर्टिकल 4 के अंदर हम लोग कुछ और भी पढ़ेंगे, कल हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो किस तरह से अलग 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 जो स्टेट्स है, प्रोविंसेस थे, वो हमारे देश में मिले, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो किस तरह का स्टेट्स था हमारे देशों में, हमारे देश में किस तरह के राज्य थे, क्या क्या कैटेगरी था, उसको किस तरह से डेवलप करके आज के फॉर्म में, जैसे जिस तरह से हम आज देखते हैं राज्यों को, वो वैसे राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, क्या प्रोसेस हुआ पूरा का पूरा, है ना। तो हम लोग इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है।